आलस और आराम से भरी रात ढल चुकी थी। जोश, आशा और उमंग से भरपूर सुबह इस पृथ्वीलोक के जीवन पर प्रभाव डाल रही थी। पृथ्वीलोक पर उपस्थित हर जीव अपनी जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जोर शोर से लग जाता था। कुछ ऐसा ही माहौल कानपुर के राधेपुर नामक मोहल्ले में त्रिपाठी परिवार में भी चल रहा था। सभी सदस्य अपनी नित्य क्रियाएं खत्म करके नाश्ता करने के लिए एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। पीछे रेडियो में एक खबर चल रही थी कि जेल से भागा एक सातिर चोर राधेपुर गोपालगंज श्यामनगर में होने की आशंका, पर इस खबर के ऊपर किसी का सदस्य का कोई खास ध्यान नहीं था। इधर घर की बड़ी बहू घर के सबसे बड़े बुजुर्ग यानी कि मुखिया लल्लन त्रिपाठी को प्लेट में नाश्ता लगा कर देती है, पर वो नाश्ता खाने से इनकार कर देते हैं। इस पर उनका बड़ा बेटा रमेश इसका कारण पूछता है। जवाब देते हुए लल्लन त्रिपाठी अपने बेटे से कहते हैं कि तुम तो ऐसे प्रतिक्रिया दे रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। पिछले महीने घर से गाड़ी चोरी हो जाती है, तुम्हारी माँ की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, और 2 दिन पहले हमारी दुकान में आग लग जाती है और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे मुँह में निवाला चल कैसे सकता है। इस पर रमेश कहता है कि ये तो हमारा भाग्य है, हम उसे बदल नहीं सकते। शायद भगवान हमसे नाराज हो। भगवान? हाँ भगवान। ललन कहता है कि क्यों ना हम भगवान को खुश करें। इस पर रमेश कहता है भगवान को खुश करना, पर कैसे? ललन कहता है कि हाँ, हमें भगवान को खुश करना पड़ेगा, घर में शांति हवन करवाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर ललन का छोटा बेटा हंस पड़ता है और ललन से कहता है पिताजी, ये शांति वांति हवन सब अंधविश्वास है, आप चिंता मत करिए, सब सही हो जाएगा। ललन फिर भी नहीं मानता। वो अपने बेटों से कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं शांति हवन घर में चाहता हूँ तो चाहता हूँ, और अगर वो भी 2 हफ्ते के अंदर नहीं हुआ तो मैं घर बार सब बेच कर गाँव चला जाऊँगा। और ये कहने के बाद वह खाने के मेज से उठकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं। बड़ा भाई रमेश छोटे भाई दिनेश से कहता है कि मुझे बहुत काम है, तुम अपने हरिद्वार वाले दोस्त को फ़ोन करके पूजा करने के लिए बुला लो। ये कहकर रमेश भी मेज से उठकर दुकान के लिए निकल पड़ता है। इधर दिनेश बेमन पर अपने दोस्त रवि, जो कि अब हरिद्वार में रविदास के नाम से जाना जाता है, उसे फ़ोन मिलाता है। रवि फ़ोन उठाता है। दोनों में थोड़ी देर दुआ सलाम की बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद दिनेश मुद्दे की बात पर आता है, पर रवि उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे 1 महीने तक समय नहीं है, लगातार भागवत कहनी है, साथ में मेरी तबीयत भी गड़बड़ है, हरिद्वार से कानपुर तक का सफ़र मैं नहीं कर सकता। इस पर दिनेश कहता है अरे भाई, तुमने मना कर दिया, अब मैं शांति हवन किससे करवाऊँगा। इस पर रवि उसे एक दूसरे पुजारी के बारे में बताता है और उसका नंबर देकर उससे उनको बुलाने के लिए कहता है। इस बात से खुश होकर दिनेश रवि को धन्यवाद बोलता है और फ़ोन काट देता है। फ़ोन में उस पुजारी का नंबर लगाकर दुकान के लिए चल देता है। कुछ सेकंड बाद फ़ोन उठता है, तभी एक अजीब आदमी दिनेश से टकरा जाता है, जिससे दिनेश का फ़ोन गिर जाता है। इस बात से दिनेश को बहुत गुस्सा आता है और वो उस अजीब आदमी को खरी खोटी सुना देता है। फ़ोन अभी भी चल रहा होता है। वो आदमी एकटक उसे देखे जा रहा था। दिनेश उस पर चिल्लाया जा रहा था। जब दिनेश को लगने लगा कि वो भैंस के सामने बीन बजा रहा है तो उसने उसको चिल्लाना बंद कर दिया और अपना फ़ोन उठाकर दुकान के लिए फिर से चल पड़ा। अब वो अजीब सा आदमी दिनेश का पीछा करने लगा, पर दिनेश इस बात से अनजान फ़ोन पर बात उस पुजारी से कर रहा था। दिनेश ने उस पुजारी को रवि का नाम बताया और उसे शांति हवन करना है ये भी बताया। पुजारी ने पूजा के लिए हाँ तो कर दिया, पर यह कहा कि वो 1 हफ्ते के बाद ही पूजा करने आएंगे। दिनेश उस पुजारी से बहुत आग्रह करता है, पर पुजारी नहीं मानता। आखिर में वो पुजारी 1 हफ्ते के बाद आने की बात मान जाता है। ये सब बातें वो अजनबी आदमी भी सुन लेता है। पुजारी से बात खत्म करके दिनेश फ़ोन काट देता है और अपने काम में लग जाता है। रात होती है। त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य खाने की मेज़ पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। ललन त्रिपाठी तभी शांति हवन की बात छेड़ देते हैं और अपने लड़कों को पूछते हैं क्या कोई मिला। बड़ा बेटा रमेश छोटे बेटे दिनेश पे वही प्रश्न दोहराता है, क्या कोई मिला। दिनेश कहता है हाँ मिल तो गया, पर रमेश कहता है क्या पर। दिनेश कहता है पर वो 1 हफ्ते बाद आ पाएंगे। लल्लन चौंक के कहता है 1 हफ्ते बाद? तब तक शांति हवन ना होने से कहीं मैं ही ना मर जाऊं। रमेश लल्लन से कहता है पिताजी, ये आप क्यों कह रहे हैं। लल्लन कहता है कि सही तो कह रहा हूँ, तुम लोगों को एक काम दिया था, वो भी तुम लोगों ने नहीं होता। तुम लोग शांति हवन की जगह मेरा श्राद्ध करवा के ही मानोगे। गुस्से में रमेश बोलता है देख, तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है, एक काम नहीं होता तुझसे। दिनेश कहता है मैं क्या करूं, मैंने तो पूरी कोशिश की उन्हें मनाने की, किसी के पास समय ही नहीं था। तभी अचानक कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है। रमेश दिनेश से कहता है जा देख कौन है। दिनेश दरवाज़ा खोलने जाता है। दरवाज़ा खुलता है तो दरवाजे पे एक लंबी दाढ़ी और भगवा रंग के कपड़े पहने एक आदमी खड़ा हुआ था। दिनेश उससे पूछता है जी बताइए क्या काम है आपको। आदमी बोलता है उसी से जिसने मुझे फ़ोन किया था। दिनेश पूछता है किसने फ़ोन किया था और क्यों। आदमी बताता है किसने किया था क्यों किया था ये नहीं मालूम, लेकिन वह शांति हवन के लिए बात कर रहा था।
दिनेश चौंक के कहता है, पंडित जी आप तो कह रहे थे कि आप एक हफ्ते बाद आएंगे। पुजारी कहता है, अच्छा तुम ही थे वो जिसने मुझे फ़ोन किया था। वो दरअसल मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, तभी मैं आज आ गया। कोई तकलीफ़ है? दिनेश बोलता है, तकलीफ़ नहीं, आप आ गए हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, इसमें तकलीफ़ की कौन सी बात। तभी रमेश दिनेश से पूछता है, कौन आया है, किसी इतनी देर से बतिया रहे हो? दिनेश कहता है, दादा यहाँ आइए, देखिए कौन आया है। रमेश पूछता है, कौन है? दिनेश बताता है, पंडित जी आए हैं जो हमारे यहाँ हवन कराने वाले हैं। रमेश कहता है, अच्छा पंडित जी, पर तुम तो कह रहे थे कि पंडित जी एक हफ्ते बाद आएंगे। दिनेश कहता है, अब आ गए हैं, क्या कोई तकलीफ़ है? रमेश स्तब्ध रह जाता है। तभी लल्लन, रमेश, दिनेश ये तीनों उठकर उस पंडित जी के पैर छूते हैं। पंडित उन्हें आशीर्वाद देता है। लल्लन पंडित से कहता है, ये आइए पंडित जी आइए, खाना लग गया है, हमारे साथ भोजन करिए। पंडित कहता है, जरूर 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 करूँगा। तभी सब मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। जैसे ही पंडित को खाना परोसा जाता है, पंडित खाने पे ऐसे टूट पड़ता है जैसे जन्मों का भूखा हो। वहाँ बैठे परिवार के सदस्य ये सब देखकर चौंक जाते हैं। इधर पंडित बिना किसी मतलब के खाना खाता ही चला जाता है। खाना खत्म करने के बाद दिनेश से पूछता है, मुझे विश्राम करना है। दिनेश कहता है, ठीक है, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। दिनेश पुजारी को कमरे तक छोड़ आता है। इधर सभी सदस्य खाना खाना शुरू करते हैं। बाद में सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। करीब आधी रात जब सब सदस्य सो जाते हैं, तब आदमी अपने कमरे से निकलता है और घर के फ़ोन से एक आदमी को फ़ोन मिलाता है और बोलता है, हेलो जयदीप। उधर से जयदीप बोलता है, हाँ कौन बोल रहा है? पुजारी उधर से बोलता है, मैं हूँ मोहन। जयदीप बोलता है, मोहन, पर तुम तो जेल में थे। पुजारी यानी मोहन बोलता है, हाँ मैं जेल में था, पर मैं जेल से भाग आया हूँ। कृपया एक बात किसी को बताना मत, मैं एक घर में भेस बदल के रह रहा हूँ। जयदीप बोलता है, ठीक है, पर फ़ोन क्यों किया ये बताओ। मोहन उससे पूछता है कि क्या वो विनायक सिंह जो कभी उसका मालिक था का घर जानता है। कहा, उसे ये मालूम है कि उसका घर कानपुर में ही है, पर कहाँ ये नहीं जानता। जयदीप बताता है, नहीं मुझे नहीं मालूम। और उल्टा उससे पूछता है कि तुम्हें उससे क्या काम है। मोहन उसे बताता है कि वही था जिसने उसे 10 साल जेल कटाई। जयदीप उससे पूछता है, क्या किया था तुमने? मोहन उसे बताता है, मैंने कुछ नहीं किया था, तुम तो जानते हो कि मैं विनायक के सोने की दुकान में लिखा पढ़ी का काम करता था। एक दिन की बात थी, मैं दुकान में बैठा कुछ हिसाब किताब कर रहा था। विनायक दुकान में मौजूद नहीं था। अचानक एक फ़ोन आता है। फ़ोन विनायक ने किया होता है। फ़ोन पे वो मुझसे कहता है कि दुकान के दराज में एक सोने की घड़ी रखी है, उसे वो घड़ी हर हाल में जल्द से जल्द चाहिए। तो मैं वो घड़ी उठाता हूँ और जहाँ वो बताता है घड़ी लेकर जाता हूँ। घड़ी काफ़ी पुश्तैनी और काफ़ी पुरानी कीमती मालूम पड़ती थी। वहाँ विनायक मुझसे घड़ी लेता है और मुझे छुट्टी। अगले दिन मैं जब दुकान जाता हूँ तो दुकान के बाहर पुलिस खड़ी होती है। मैं दुकान के पास जाता हूँ, तभी पुलिस मुझे दबोच लेती है और मुझे अपनी गाड़ी में बैठाने के लगती है। मैं उनसे पूछता हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं? वो मुझे डांट कर कहते हैं, वो 25 लाख की घड़ी कहाँ है? मैं उनसे पूछता हूँ, कैसी घड़ी? पुलिस मुझसे कहती है, वही घड़ी जो तुमने दुकान से चुराई है। मैं उनसे कहता हूँ, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई। पुलिस मुझसे कहती है, अगर तुमने घड़ी नहीं चुराई तो दुकान के CCTV कैमरे में घड़ी के संग तुम्हारी तस्वीर कैसे आई? मुझे सब समझ आ जाता है। मैं उनसे कहता हूँ, वो घड़ी तो मैंने विनायक साहब को दी थी, उन्होंने ही मुझसे वो घड़ी मंगवाई थी। आप एक बार विनायक साहब को बुला दीजिए, सब गलतफहमी दूर हो जाएगी। पुलिस मेरी बात मानकर विनायक को बुला लेती है। मैं विनायक को पूरी बात बताता हूँ, पर विनायक मुझे बचाने की बजाय उल्टा मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। ऐसे मुझे जेल हो जाती है। अब मुझे उसे किसी भी हाल में ढूंढना है। जयदीप उससे पूछता है, क्यों किया होगा विनायक ने ऐसा तुम्हारे साथ? मोहन कहता है कि उसे नहीं पता, जो भी हो उसे विनायक को हर हाल में ढूंढना है, और वो फ़ोन काट देता है।